मेरे प्यारे बच्चों नमस्कार। यहाँ पर आपको हम उदाहरण 25 हल करके दिखाएंगे प्रश्नावली 1.3 का। अभी तक प्रश्नावली 1.3 के कितने उदाहरण हल कर चुके हैं? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। तो इतने उदाहरण हल कर चुके हैं। आप लोग देख लेना प्ले लिस्ट में जाकर और उनको हल कर लेना, नोट्स बना लो मेरे भाई। A to Z क्वेश्चन आपको हल करके दिखा रहे हैं। चाहे प्रश्नावली 1.1 की बात करें, चाहे प्रश्नावली 1.2 की बात करें, चाहे प्रश्नावली 1.3 की बात करें, तो A to Z आपको हम क्वेश्चन हल करके दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर आपको हम उदाहरण 25 हल करके दिखाएंगे। तो उदाहरण 25 में हम पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। तो जय महाकाल, जल्दी लग जा सवाल। तो देख लेते हैं सवाल में क्या है। यहाँ पे लिखा है मान लीजिए कि f सच दैट n टेंड्स टू r। फिर आगे लिखा है fx इक्वल 4x² प्लस का 12x प्लस का 15। तो हमें दिख रहा है f सच दैट n टेंड्स टू r, ये आपको प्रतिचित्रण दिया गया है और यहाँ पर फलन दे दिया गया। आगे लिखा है द्वारा परिभाषित एक फलन है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बताया है ये जो fx है क्या है, परिभाषित एक फलन है। आगे लिखा है सिद्ध कीजिए कि f सच दैट n टेंड्स टू s, जहाँ s f का परिसर है। आपको बता दिया गया ये जो s यहाँ पर दे दिया गया है, यहाँ पर n, यहाँ पर n, यहाँ पर r है, तो यहाँ पर क्या है s है। लेकिन बता दिया गया है s जो है f का परिसर है। तो आपको परिसर नहीं पता मेरे भाई, परिसर आपको सबसे पहले सीखना है। जैसे f आपको ऐसे करके मिल जाए 1, 2, 5 या 6, 9, ऐसा आपको फलन मिल जाए, तो परिसर आपको देखना है। f का परिसर कैसे निकालोगे, इसकी जानकारी आपको होना चाहिए। तो परिसर आपको पता है बाद वाली जो संख्याएं हैं इसमें, उसी को बोलते हैं परिसर। जो आगे लिखा है उसे क्या बोलते हैं? प्रांत। और जो बाद में आपको दिख रहा है लिखा हुआ, उसको क्या बोलेंगे? परिसर। तो आपको बाद वाली संख्याएं लिख लेना है 2, 5, 9, ठीक है, 2, 5, 9, इसको बोलते हैं परिसर। ये अब आपको दिख रहे हैं 2, 5, 9, क्यों? समुच्चय के अंदर आपको संख्या नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? अवयव, ठीक है। तो बाद वाली आंसर शीट आपको लिख लेना है 2, फिर 5, फिर 9, ठीक है। इसी को बोलते हैं परिसर। समझ में आ गया आपके? ठीक है। तो यहाँ पर यही समझना है, यस जो है f का परिसर है। तो मेरे भाई जो फलन में जो प्रतिचित्रण आपको दिख रहा है f फलन में, तो बाद वाला जो r है उसके स्थान पे क्या रख दिया? यस। इसी को बताया है कि यस जो है f का परिसर है। समझ में आया? ठीक है। अब आपको आगे लिखा है व्युत्क्रमणीय है। तो यहाँ पर आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? व्युत्क्रमणीय है। और आपसे प्रतिलोम फलन भी पूछा है, व्युत्क्रम। तो इतनी जानकारी आपको हो गई है। अब आपको और जानकारी हम देंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपको पता है कोई सा हल करो, कोई सा अगर क्वेश्चन हल करो तो आपको उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। रूल पता हो मेरे भाई तो क्वेश्चन हवा में लग जाएगा। अगर रूल नहीं पता है तभी कहते हैं पहला वीडियो जरूर देखना प्रश्नावली 1.3 का, तो रूल पता चल जाएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जब मेरे भाई कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो A to Z क्वेश्चन हल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। व्युत्क्रमणीय अगर सिद्ध करना है तो मेरे भाई f एक ही आच्छादक सिद्ध करना पड़ेगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम एक ही आच्छादक, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या सिद्ध करना पड़ेगा? एक ही और आच्छादक। तो एक ही आच्छादक सिद्ध करने के लिए आपको पहले तो प्रश्नावली 1.2 के सारे क्वेश्चन आपको कम्प्लीटली आते हों, क्योंकि प्रश्नावली 1.2 में ही आपने सीखे थे एक ही और आच्छादक। तो वैसे ही जैसा प्रश्नावली 1.2 में हल बताया था आपको, वैसे ही आपको यहाँ पर भी हल करना है। तो एक ही आच्छादक बताने के लिए सबसे पहले क्या लिखते थे प्रतिचित्रण में? सबसे पहले क्या लिखते थे प्रश्नावली 1.2 में? प्रतिचित्रण लिखते थे। तो यहाँ पर भी आपको प्रतिचित्रण लिख लेना है। लेकिन आपको यहाँ पर प्रतिचित्रण का ही खेल है, क्योंकि यहाँ पर 2 प्रतिचित्रण दे दिए गए हैं। तो आपको हम बताएंगे कौन सा प्रतिचित्रण लिखना है। तो इसका हल देखो आप लोग। प्रतिचित्रण, तो यहाँ पर जो दिया गया है प्रतिचित्रण, इसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमें बताया गया है कि व्युत्क्रमणीय इस प्रतिचित्रण पर जो है हल करना है, सिद्ध करना है मेरे भाई, ठीक है। यस है। फिर इसके बाद आपको पता है यहाँ पर बोल दिया गया यस जो है f का परिसर है। तो यस के स्थान पर आप लोग क्या रख लो? r रख लिया। अब आपको पता है
कि अगर व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, व्युत्क्रमणीय, तो आपको पता है ये समुच्चय कैसे हैं, मीन्स ये जो समुच्चय पहले प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय और बाद में जो समुच्चय है वो क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अगर व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है इस प्रतिचित्रण को तो आपको चेंज कर लेना है, आर बाद में है पहले लिखना है, पहले वाला जो है समुच्चय बाद में लिखना है। याद रखना यहाँ पर ऐसे करके आपको लिख लेना है। फिर इसके बाद आपको एफ एक्स लिखना है। एफ एक्स बराबर कितना दिया गया है, 4x² प्लस का 12x प्लस का 15, ठीक है, इतना आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्रतिचित्रण का खेल है मेरे भाई। अगर ये दूसरी जो है प्रतिचित्रण ना मिलती तो इसी प्रतिचित्रण पर काम करते, लेकिन यहाँ पर आपको दूसरी प्रतिचित्रण जो दी गई है उसी पर काम करना है, व्युत्क्रमणीय सिद्ध करना है। तो पहले तो हमने इसे लिखा, फिर क्या किया, यस के स्थान पर आर लिख दिया क्योंकि बताया यस जो है एफ का परिसर है। तो आपको पता है बाद वाला क्या है, समुच्चय वही परिसर होगा, तो यस के स्थान पर क्या रख दिया, आर, ठीक है, रख दिया। फिर आपको पता है व्युत्क्रमणीय में क्या होता है, समुच्चय को चेंज कर देना है, बाद वाला पहले, पहले वाला बाद में लिख देना है। अब आपको क्या करना है, एक एकी, सबसे पहले क्या करना है, एक एकी सिद्ध करना है। फिर उसके बाद आच्छादक। एक एकी सिद्ध करने के लिए आपको कौन से समुच्चय की जरूरत पड़ेगी, जो आगे समुच्चय है आर, यहाँ से एक एकी सिद्ध हो जाएगा। आच्छादक किस समुच्चय से सिद्ध होगा, जो बाद में समुच्चय है एन, प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो बाद वाला समुच्चय किसके लिए होता है, आच्छादक के लिए, और पहले वाला समुच्चय एक एकी के लिए। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब देख लेते हैं समुच्चय कैसे हैं, परिमित हैं कि अपरिमित हैं। क्योंकि अगर समुच्चय अपरिमित हैं या परिमित हैं, उसी के आधार पर ही क्वेश्चन हल करना है। हम आपको बता देते हैं 2 रूल, प्रश्नावली 1.2 में भी आपको बताए थे। पहला रूल क्या है, मीन्स 2 टाइप आपको आना चाहिए। अगर समुच्चय कैसा है, परिमित है, तो प्रश्न को तीर आरेख द्वारा हल करेंगे। पहला टाइप समझ में आ गया। अब दूसरा यहाँ पे बता देते हैं। समुच्चय, अगर समुच्चय कैसा हो, अपरिमित हो, तो प्रश्न को फार्मूले से हल करेंगे। ये 2 टाइप आपने कहाँ सीखे थे, प्रश्नावली 1.2 में। तो यहाँ पर देख लेना, जो पहले समुच्चय है और बाद वाला समुच्चय कैसा आपको दिख रहा है। पहला जो समुच्चय वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है और बाद वाला समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो मेरे भाई ये दोनों अपरिमित समुच्चय हैं। तो अपरिमित समुच्चय हैं तो आपको फार्मूले से ही उदाहरण 25 हल करना पड़ेगा आपको। अब बात आती है अगर समुच्चय परिमित है तो आपको प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन 6 देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन 6 में परिमित समुच्चय था तो आपको तीर आरेख द्वारा हल करवाया था हमने। प्लेलिस्ट में जाना और वीडियो देख लेना क्वेश्चन 6 का। तो इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। तो उदाहरण जो 25 है, अब कैसे आपको लगाना है, एक एकी और आच्छादक कैसे सिद्ध करना है, फार्मूले से, ठीक है। तो इसे हम रफ कर देते हैं। इतनी जानकारी आपको हो गई है। अब आपको फार्मूले से ही काम करना है, एक एकी और आच्छादक, जो आपने प्रश्नावली 1.2 में खूब सीखा था। इसे हम रफ कर देते हैं। अब एक एकी के लिए आपको फार्मूला पता है, fx1 = fx2, ठीक है। पहला फार्मूला देखो एक एकी के लिए, fx1 = fx2, ये फार्मूला हम लगाते हैं एक एकी के लिए। अब लास्ट लाइन आपको पता हो, कितनी लास्ट लाइन आपको लाना है, x1 = x2, फिर फॉर एवरी x1, x2, ये दोनों अवयव किस में बिलोंग करेंगे, आगे वाले समुच्चय में। क्योंकि इस प्रतिचित्र पर काम करना है आपको, तो आगे वाले समुच्चय में ये दोनों अवयव बिलोंग करेंगे। क्योंकि एक एकी आपको सबसे पहले क्या करना है, एक एकी सिद्ध करना है। तो मेरे भाई एक एकी अगर सिद्ध करना है फलन, तो पहला समुच्चय जो है यूज करेंगे एक एकी फलन के लिए। तो इसीलिए आपको पहले वाला समुच्चय ही यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पर आपको लास्ट लाइन इतनी लाना है, इसे हल करेंगे, लास्ट लाइन इतनी आ जाएगी। फिर आपको ये बता देना यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं आएगा। पहले तो बराबर आ जाएगा, इसे हल करेंगे, लेकिन आपको पता है जब बराबर आएगा तो एक एक ही फलन होता है, अगर बराबर नहीं है तो एक एक ही फलन नहीं है मेरे भाई। अगर यहाँ पे बराबर
नॉट इक्वल आ जाए मेरे भाई तो एक ही फलन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या सिद्ध करना, व्युत्क्रमणीय है, तो मेरे भाई यहाँ पे बराबर जरूर आएगा, बराबर आएगा, लेकिन बताना पड़ेगा आपको बराबर कैसे आया। तो लास्ट लाइन तो पता चल गई, इसे हल करेंगे तो लास्ट लाइन इतनी लाना है। fx1 का मान यहाँ से रखो तो 4x1 का स्क्वायर प्लस का 12x1 प्लस का 15 इक्वल fx2 का मान रखो 4x2 स्क्वायर प्लस का 12x2 प्लस का 15। अब आपको कैंसिल कर देना है 15 से 15, क्योंकि आपको पता है बराबर में क्या होता है, एक जैसे पद कैंसिल हो जाते हैं। 15 प्लस का 15 दोनों तरफ है कैंसिल, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब गुणनखंड करना है, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का गुणा इसमें हुआ है, यहाँ पर 4 का गुणा x2 में हुआ है। अब आपको देख लेना है संख्या का गुणा एक जैसा, उन्हें पास में लिखेंगे। जैसे 4 का गुणा x1 स्क्वायर में हुआ है, 4 का गुणा x2 स्क्वायर में हुआ है, तो ये दो पद पास पास रखेंगे। यही तरीका है, यही ट्रिक है मेरे भाई। क्या, उन पदों को पास पास रखना है जिसमें एक जैसी संख्या का गुणा हुआ हो। तो इसमें 4 का हुआ इसमें, तो इन्हें दोनों को हम क्या करेंगे, पास पास लिख लेंगे। तो 4x1 स्क्वायर, ठीक है। अब इसे इस तरफ लाएंगे 4x2 स्क्वायर। अब इक्वल में हम क्या करेंगे, 12x1 उस तरफ लेके जाएंगे, माइनस का 12x1 फिर प्लस का 12x2, क्योंकि इसे तो ऐसे ही रखा, केवल पक्षांतर करा 12x1 का, उस तरफ ले गए माइनस का हो गया। अब यहाँ पर 4 कॉमन ले लेना है, तो x1 स्क्वायर माइनस का x2 स्क्वायर बराबर माइनस का 12 कॉमन ले लो तो x1 माइनस का x2, ठीक है। अब इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे देख लीजिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला आपको लगाना है, a प्लस वी इंटू a माइनस बी, ये आपको फार्मूला लगा लेना है। तो ये फार्मूला जब लगाओगे, लेकिन 4 3 12 काट लो, 4 से 12 कट जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस वी इंटू a माइनस वी, ये फार्मूला लगा लेना है, ठीक है। x1 माइनस का x2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा है एक जैसा दिख रहा है, x1 माइनस x2। अगर आपको एक जैसा दिख रहा है तो कैंसिल कर सकते हो, लेकिन हम आपको बता देते हैं, जो चर में है, जो चर में अगर ब्रैकेट मिल जाए तो उसे कैंसिल नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे प्लस का 15 कैंसिल कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि इसमें चर नहीं है। अचर पद कैंसिल कर सकते हो, लेकिन चर पद कैंसिल ना करना मेरे भाई, ठीक है। ये आपको हमने बताया था बहुत पहले। तो यहाँ पर आगे हल करेंगे, देखो कैसे करोगे। इसको जब इस तरफ लाएंगे, कॉमन ले लेंगे, देखो x1 माइनस का x2, ठीक है, कॉमन ले लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, x1 प्लस का x2, और इसको इस तरफ लाएंगे तो प्लस का 1 बचेगा इक्वल 0। अब इसके इक्वल 0 लिखना है और इसके इक्वल 0। देखो कैसे लिखेंगे, इम्प्लाई दैट x1 माइनस का x2 इक्वल 0, फिर यहाँ पर कामा करके लिखना है x1 प्लस का x2 प्लस नॉट इक्वल 0। हमने यहाँ पे नॉट इक्वल 0 ले लिया, क्यों, आपको समझ में नहीं आता है कि यहाँ पे नॉट इक्वल 0 ले लिया, यहाँ पे 0। अब आपको हम बता देते हैं, जैसे यहाँ पर आपने क्या लिखा, x1 इक्वल x2 लिख दिया। अब x1 की आंसर शीट इसमें रखो, LHS में रखो, देखो 0 आ रहा है या नहीं। तो जब हम लेंगे LHS, यहाँ पे देखो x1 प्लस का x2 प्लस का 1, ठीक है। अब x1 का मान रखो यहाँ पे, तो x2 प्लस का 1 कितना हुआ, 2x2 प्लस का 1, तो नॉट इक्वल 0 आ गया, मीन्स RHS नहीं आया मेरे भाई। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया, नॉट इक्वल, और इसे इक्वल 0 रखा। तो अब आपके समझ में आ गया, यहाँ पर हमने इसके बराबर 0 लिया, लेकिन इसके बराबर नॉट इक्वल 0 लिया, क्योंकि आपको ये हमने समझा दिया, ये क्या है, रफ कार्य, अलग से समझना है इसे। अब इसको हम रफ कर देते हैं, आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को। आपको पता है लास्ट लाइन हमने कितनी बताई थी, लास्ट लाइन हमने बताई थी x1 इक्वल x2, फिर फॉर एवरी x1 कामा x2, ये दो अभी अब किस में बिलोंग करेंगे, आगे वाले समुच्चय में, मीन्स R में बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पर ये बराबर आया है, अब बताना पड़ेगा, क्योंकि बराबर आया तो एक ही फलन होगा। तो चेक कर लेना है, चेक करना है केवल और केवल 2 मान पर, पता चल जाएगा यहाँ पे बराबर कैसे आया। यहाँ पे देखिए ये क्या है, R है,
जब आपको हमने ये बताया जब r समुच्चय होता है तो 1 और -1 पे काम करते हैं दो संख्याएं, क्योंकि ये जो r है वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। बहुत सारी मेरे भाई संख्याएं मिल जाएंगी तो बहुत सारी पे काम नहीं करेंगे, केवल और केवल दो संख्याओं पर काम करेंगे और दो संख्याओं से ही पता कर लेंगे ये बराबर कैसे आया। देखो x का मान आपको पहले वाले समुच्चय से लेना है, लेकिन आपको बता दिया है 1 और -1 दो फिक्स नंबर बता दिए हैं। अब आपको x का मान 1 यहाँ पे रखना है फलन में, ठीक है। फलन की आंसर शीट निकालो तो यहाँ पर आपने कितना रखा, जहाँ पे x है 1 रखा, ठीक है। देख लो आप लोग, फिर प्लस का 15। अब इसे हल करोगे कितना मिलेगा, देखो 4, ठीक है, 4 एकन 4, 4 इस पद से मिलेगा, 12 इस पद से मिलेगा, 12 और 4 16, 16 और हम जब जोड़ेंगे 15, देखो कितना मिलेगा 31, ठीक है, 31 मिलेगा। अब आपको x बराबर कितना रखना है, -1, क्योंकि बाद वाले समुच्चय में -1 मिल जाएगा, ठीक है। अब -1 जब हम रखेंगे फलन में तो आंसर शीट निकालो फलन की, तो f -1 = 4 -1 का स्क्वायर प्लस का 12 -1 प्लस का 15 इक्वल। अब देखो हल करो, यहाँ से 4 मिल जाएगा, पहले पद से 4 मिल जाएगा, ठीक है, माइनस का 12 मिल जाएगा दूसरे पद से, प्लस का 15, 15 और 4 19, इसे जोड़ो पहले। अब कौन सी बड़ी संख्या है, 19 है ना, तो 19 में से 12 घटा दो, कितना मिलेगा, 9 में से 2 गया 7, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिख देते हैं, इत्यादि। इत्यादि इसलिए लिख दिया क्योंकि आपको पता है ये समुच्चय क्या है, अपरिमित समुच्चय है, बहुत सारी संख्याएं हैं, लेकिन हमने एक वादा किया है आपसे दो संख्याओं पर ही काम करो। तो यहाँ पर आंसर शीट देख लेना है, 31 और 7 आई है, क्या आई है 31 और 7, आंसर शीट अलग अलग दिख रही है तो यहाँ पे क्या आएगा बराबर। अगर यहाँ पर 31 है, अगर यहाँ पर 31 होता तो यहाँ पे नॉट इक्वल आता, एक जैसी आंसर शीट आ जाए तो नॉट इक्वल, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग आंसर शीट दिख रही है तो यहाँ पर बराबर ही आएगा। जब बराबर आएगा तो एक एक ही फलन होगा, ठीक है। इतनी जानकारी आपको होना चाहिए। अब आपको लिखना है केवल f क्या होगा, एक एक ही फलन होगा। तो इसे हम रफ कर देते हैं, अब यहाँ पे लिख देना है f क्या है, एक एक ही फलन है। एक एक ही फलन है। अब आपको क्या सिद्ध करना है, आच्छादक, क्योंकि व्युत्क्रमणीय के लिए आपको एक एक ही तो सिद्ध हो चुका, अब आच्छादक सिद्ध करना है। आच्छादक के लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, y = fx। आपको पता है ये फार्मूला जो है दो आंसर शीटें बता देता है, एक तो आच्छादक बताएगा, एक प्रतिलोम भी बता देगा। देखो कैसे हम आपको बताते हैं। जब इसको इस तरफ लाएंगे तो f इनवर्स y इक्वल क्या हो जाएगा, x। इसे समीकरण 1 डालो, इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इस फार्मूले से हम आच्छादक सिद्ध करेंगे, लेकिन ये फार्मूला क्या बताता है कि x का मान y के पदों में निकालो। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, fx का मान रखना है यहाँ से, तो कितना है 4x² प्लस का 12x प्लस का 15। अब हमें स्पेस की ज़रूरत है मेरे भाई, तो इसे हम रफ कर देते हैं। स्पेस की ज़रूरत है तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको देखना पड़ेगा कि x का मान y के पदों में कैसे निकालना है। देखो 15 को पहले इधर लाएंगे तो -15 हो गया, फिर 4 इसमें कॉमन ले लेंगे, इन दो पद में क्या ले लेंगे 4, x² प्लस 4 3 12। क्यों कॉमन लिया हम आपको बता देते हैं, हम आपको बताएंगे। हमने दो पद जो x के हैं उसमें से हमने 4 कॉमन क्यों लिया, क्योंकि आपको पता है आपने एक विधि सीखी थी 10th में, पूर्ण वर्ग द्वारा। देखो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, पूर्ण वर्ग बनाने की विधि। कैसे वर्ग बनाते हो आपको पता है, होल स्क्वायर बनता है। तो कैसे बनता है, आधे लिख देते हैं, आधे का वर्ग जोड़ते हैं और घटाते हैं, ठीक है। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि यहाँ पर यूज करेंगे। और आपको पता है पूर्ण वर्ग विधि कब यूज होती है, जब x² आपको दिख रहा है, चाहे यहाँ पर x² हो चाहे y² हो, कुछ भी हो, आपको चर देखना है जिस पे घातें कितनी हो, 2। तो यहाँ पर हमने देखा 2 घातें हैं,
तो अकेला ही होना चाहिए मेरे भाई। ये एक्स स्क्वायर क्या होना चाहिए? अकेला। जब अकेला होगा तभी पूर्ण वर्ग विधि लगेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है दुकेला है, एक्स स्क्वायर क्या है? दुकेला। आपको अकेला करना है, तो अकेला हमने किया लेकिन हमने 4 कॉमन ले लिया, तो कितना मिला? एक्स स्क्वायर प्लस का 3 है। अब ये एक्स स्क्वायर अकेला हो गया। अब आपको पूर्ण वर्ग विधि यूज कर सकते हो। याद रखना एक्स स्क्वायर अकेला ही होना चाहिए, तभी आधे का वर्ग जोड़ सकते हो और घटा सकते हो। तो 4 को हम इस तरफ लाएंगे तो y माइनस का 15/4 बराबर एक्स स्क्वायर। अब आधा करना है, आधा कहाँ से करोगे? एक्स की घात 1। अब आपको आधा करना है। याद रखना हम कौन सी ऐसी संख्या लेंगे जहाँ से आधा हो जाए। एक्स की घात 1, आपको एक्स की घात 1 देखना है, फिर उसका गुणांक लेना है। गुणांक का मतलब होता है गुणा। गुणांक का मतलब क्या होता है? गुणा। किस संख्या से गुणा हुआ है? 3 से हुआ है, तो आपको ये 3 का ही आधा करना है। तो यहाँ पर 3 का आधा करोगे, 2 का भाग लगा दो, तो 3/2 का स्क्वायर यहाँ पे जोड़ना है और 3/2 का स्क्वायर घटाना है। समझ में आया जी? आधे का वर्ग जोड़ते हैं, आधे का वर्ग घटाते हैं। अब आपको होल स्क्वायर बनाना है। क्या बनाना? होल स्क्वायर। ठीक है, कैसे बनता है देखो, ये आपको 3 पद दिख रहे हैं, होल स्क्वायर बन जाएगा। अब इसको इस तरफ लाएंगे तो y माइनस का 15/4 और ये माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। स्क्वायर ओपन करेंगे तो 9/4, यहाँ पर होल स्क्वायर बन गया। देखो x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर बना। ठीक है, देख लो सही है या नहीं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3x आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए लघुत्तम सेम है, तो 15 9 को हम जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो 15 माइनस का है और प्लस का 9 तो घटा दो, तो y माइनस 6/4। ठीक है, अब यहाँ पर x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। अब घात हटाएंगे और रूट चढ़ जाएगा, तो इसे हम क्या करेंगे? रफ कर देते हैं, क्योंकि आपने सीख ली है पूर्ण वर्ग बनाने की विधि, कैसे होल स्क्वायर बनाओगे। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, घात हटाएंगे ना, रूट चढ़ेगा, तो y माइनस 6/4। ठीक है, हम इतना हल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपको पता है ये फार्मूला ये बताता है कि x का मान y के पदों में मेरे भाई निकालो, तभी इतना हल कर रहे हैं, नहीं तो शौक नहीं है जो हल कर रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है। तो ये फार्मूला बताता है x का मान y के पदों में निकालो, फिर आपको आच्छादक चेक करना है। x बराबर कितना आएगा? 3/2 को उस तरफ लेके जाओ, तो y माइनस, थोड़ा सा हम सही से लिख देते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो y माइनस 6, रूट से बाहर निकालेंगे 4, कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। 3/2 को उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना मिलेगा? माइनस का 3/2। तो x का मान कितना, x का मान कितना निकला? यहाँ पे 2 लघुत्तम ले लिया, तो आपको पता है लघुत्तम एक जैसा है, तो अंश में हम डायरेक्ट लिख देंगे, इतना लिख दिया। अब आपको पता है यहाँ पर बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आएगा। अगर बिलोंग्स टू आएगा तो आच्छादक फलन होगा, और नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो आच्छादक फलन नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर क्या सिद्ध करना है? व्युत्क्रमणीय फलन। तो व्युत्क्रमणीय फलन सिद्ध करना है तो आपको पता है बिलोंग्स टू ही आएगा, क्योंकि आच्छादक फलन सिद्ध करना है। तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको बिलोंग्स टू के बाद में कौन सा समुच्चय रखना है? जो पहले समुच्चय प्रतिचित्रण में दिया था वही आपको रख लेना है। यहाँ पर बॉक्स ले लेना है। अब आपको बताना पड़ेगा ये बिलोंग्स टू कैसे आया। जैसे एकेकी के लिए 2 संख्याएं आपको बताई थी, 2 संख्या ले लो। अब ऐसे ही आपको क्या करना है बताइए? बिलोंग्स टू चेक करने के लिए 2 संख्या ही लेना है, लेकिन बाद वाले समुच्चय से। हमने बताया था एकेकी सिद्ध करने के लिए पहले समुच्चय का यूज करते हैं, और आच्छादक फलन का जो है आच्छादक फलन सिद्ध करते हैं तो बाद वाला समुच्चय का यूज करते हैं। तो बाद में समुच्चय क्या देखा आपने? n देखा था। तो यहाँ पर हम रफ कर देते हैं। अब आपको सिखाएंगे ये बिलोंग्स टू कैसे आया। तो आपको मजले कोष्टक के अंदर ज़्यादा नहीं 2 संख्याएं ले लो, f सच दैट r टेंड्स टू n। आपको पता है बाद वाले समुच्चय से आपको 2 संख्या लेना है, क्योंकि संख्याएं तो बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन 2 संख्याओं पर काम करो। क्यों? ज़्यादा अगर संख्या लेंगे तो मेरे भाई टाइम नहीं लगेगा, तो इसीलिए 1 और 2 पे काम करो। ठीक है, मतलब आपको पता है y ग्रेटर देन इक्वल 6, ये परिभाषित कब होगा? यहाँ पे लिख देते हैं y ग्रेटर देन इक्वल 6 पर ये परिभाषित होगा। y का मान 6 से कम नहीं रख सकते हो, 6 या 6 से ज़्यादा रखो, तभी ये परिभाषित होगा।
तो आपको पता है प्राकृतिक संख्याएं आपको 6 और 7 लेना है, क्योंकि ये परिभाषित कब होगा, y का मान 6 या 6 से ज़्यादा रखो रूट के अंदर तभी परिभाषित होगा। अगर रूट के अंदर माइनस की संख्या मिल गई तो क्या होगी बताइए, काल्पनिक होगी ना, तो काल्पनिक तो वास्तविक होता नहीं है। तो इसीलिए आपको 6 और 7 पर काम करना है। तो y का मान आपको 6 ले लेना है, फिर x की आंसर शीट निकालो, रखो x बराबर, यहाँ पे रखो y का मान 6 माइनस 6, फिर माइनस का कितना मिला 3/2, हल करेंगे कितना आएगा 0 माइनस का 3/2, ठीक है। अब भाग लगाएंगे -1.5। ये बताइए x की जो आंसर शीट निकली है वो आगे वाले समुच्चय में बिलोंग करेगी, क्योंकि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, धनात्मक भी होती हैं ऋणात्मक भी होती हैं, ठीक है। अब y का मान आपको 7 ले लेना है। अब x की आंसर शीट निकालो, x की आंसर शीट निकालो, तो रखो y का मान यहाँ पे 7, तो 7 माइनस का 6 रूट के अंदर लिख लिया, फिर माइनस का 3/2, ठीक है। अब कितना मिलेगा रूट के अंदर 1 माइनस का 3/2, तो 1 माइनस का 3/2, ठीक है। तो -2/2 कैंसिल करेंगे कितना मिलेगा -1। ये बताइए ये आंसर शीट माइनस की जो आई है x की बिलोंग करेगी आर में, करेगी। अब यहाँ पे क्या लिख देना है इत्यादि, क्योंकि इत्यादि इसलिए लिखना है क्योंकि अपरिमित समुच्चय है। तो यहाँ पर आपको दोनों जगह दिख रहा है, जब y बराबर 6 रखा तो x की जो आंसर शीट आई है वो किस में बिलोंग करी, आर में। यहाँ पर भी आपको बिलोंग्स टू दिख रहा है और यहाँ पर भी बिलोंग्स टू दिख रहा है, तो दो जगह बिलोंग्स टू दिख रहा है तो यहाँ पर बिलोंग्स टू ही आएगा। अगर दोनों जगह में से एक जगह नॉट बिलोंग्स टू अगर तो आपको दिख जाता, जैसे यहाँ पर और यहाँ पर दो जगह बिलोंग्स टू दिख रहा है, बाई चांस एक जगह नॉट बिलोंग्स टू आपको दिख जाता है तो यहाँ पे क्या आता है नॉट बिलोंग्स टू। जब नॉट बिलोंग्स टू आता है तो आच्छादक फलन नहीं होता है, लेकिन दोनों जगह बिलोंग्स टू दिख रहा है तो यहाँ पे बिलोंग्स टू ही आएगा। जब बिलोंग्स टू आएगा तो आच्छादक फलन होगा मेरे भाई, ठीक है। तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको लिख देना है एफ क्या होगा, आच्छादक फलन होगा। इम्प्लाई दैट एफ एक आच्छादक फलन है। एफ क्या है, आच्छादक फलन है। अब एक एकी और आच्छादक को मिक्स करके लिखना है, तो इम्प्लाई दैट एफ एक एकी आच्छादक फलन है। यहीं पर पूरी लाइन आपको करना है। तो अगर एफ एक एकी आच्छादक फलन है तो प्रश्नावली 1.3 का पहले वीडियो में हमने क्या बताया था, अगर एफ एक एकी आच्छादक फलन है तो एफ क्या होगा, व्युत्क्रमणीय फलन होगा। तो यहाँ पे क्या लिख देना है, तो एफ एक व्युत्क्रमणीय फलन है या व्युत्क्रमणीय है, केवल इतना ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आंसर शीट पता चल गई, एक आंसर शीट पता चल गई। अब आपको प्रतिलोम ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 लेना है आपको। हमने बताया था समीकरण 1 से एफ इनवर्स का मान निकल आएगा, तो एफ इनवर्स y इक्वल x था। अब x की आंसर शीट आपने निकाली थी, x की आंसर शीट निकाली थी, इसे हमने इसीलिए रफ नहीं किया क्योंकि आपको हम बताएंगे कि x का मान यहाँ पे रख देना है। तो y माइनस का 6 रूट के अंदर माइनस का 3/2, ये आंसर शीट है प्रतिलोम एफ इनवर्स की। तो आपको दिख रहा है प्रतिलोम की आंसर शीट y के पदों में। अगर हम ये आपसे कह दें कि अगर प्रतिलोम की आंसर शीट x के पदों में निकालो तो क्या दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। आंसर शीट y के पदों में भी होती है और x के भी पदों में होती है। हम आपको बता देते हैं, चाहे ऐसे लिखो चाहे जो हम बता रहे वैसे लिखो, एक ही बात है। तो y के स्थान पर x रखने पर, y के स्थान पर x रखने पर, तो जहाँ जहाँ y है वहाँ पे क्या रखना है, x रखना है। तो एफ इनवर्स x इक्वल x माइनस 6 रूट के अंदर माइनस का 3/2। तो ये आंसर शीट हमने x के पदों में लिखी है और यहाँ पर y के पदों में लिखी है। तो दोनों के पदों में हमने लिख दिए और दोनों ही सही हैं। अगर इतना आप इतना ही लगाओ फिर भी नंबर पूरे ही मिलेंगे, अगर चाहो एक लाइन आगे बढ़ा लो फिर भी आपको पूरे ही नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको उदाहरण 25 में इतना लिखना पड़ेगा
ठीक है। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में उदाहरण 26 हल करके दिखाएंगे। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम पता ही आपको, वाई सक्सेस क्लासेस। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।